मान के चलती हूँ कि आपको सीएए बिल्कुल भी नहीं पता है। हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। आप सभी को पता है कि आज़ादी के बाद से भारत में जो रह गए वो भारतीय नागरिकता 10 साल, 15 साल लगातार रहे तो भारतीय नागरिकता, इस प्रकार के कुछ कानून भारतीय नागरिकों को या फिर भारतीय व्यक्तियों को प्राप्त थे। लेकिन ऐसा भी हुआ कि कहीं धार्मिक शोषण की वजह से, आर्थिक प्रवास की वजह से कई जो हमारे सीमावर्ती राज्य हैं, देश हैं, उनके नागरिकों का भारत में आना हुआ। अब ऐसा तो माना ही जा रहा है कि धार्मिक शोषण हुआ, इसलिए उन्होंने वहां से पलायन करके भारतीय सीमा पर रहना शुरू कर दिया। लेकिन एक लंबी अवधि तक जब वह भारत में रहे, लेकिन उनको अभी भी अगर भारतीय नागरिकता नहीं मिली है, तो केंद्र सरकार ने नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 के तहत उन सभी अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने की बात कही है, जो एक लंबे समय तक 31 दिसंबर 2014 के बाद से लगातार भारत में निवास कर रहे हैं और भारतीय नागरिकता के लिए प्रतिरक्षारत हैं। उनको भारतीय नागरिकता देने हेतु इस अधिनियम को पूरे देश में 12 मार्च 2024 से लागू करने की बात की है। तो ये कुछ इसकी भूमिका थी जो आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा और अगर हम गहराई में उतरते हैं तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे और व्यवस्थित रूप से सारी चर्चाओं को समझेंगे। अगर हम देखते हैं कि तो भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत यह पूरा नोटिफिकेशन जारी भी हुआ है और लागू भी हो चुका है। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार सीए क्या है और इसको लागू अगर कर दिया जाएगा तो पूरे देश में क्या बदलाव आएगा, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। आप सभी को पता है कि आगामी लोकसभा चुनाव अप्रैल माह और अप्रैल मई माह में आयोजित होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव या आम चुनाव के पहले, जैसा कि केंद्रीय सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कहा गया था कि आम चुनाव के पहले नागरिक संशोधन अधिनियम को लागू कराने के लिए वह सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। तो देखने में आया कि 11 मार्च को ही इससे लेकर के नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई और इसके अंतर्गत बोला गया कि यह बिल्कुल विशेष रूप से कि इसके अंतर्गत 5 साल पहले ही मोहर लगा दी गई थी। जैसा कि मैंने आपको बोला, लोकसभा में बहुमत, राज्यसभा में थोड़ा नाटक हुआ, राज्यसभा में इसमें पारित करने में सरकार को थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में दोनों ही जगह ये पारित कर दिया गया था। लेकिन हुआ क्यों, फिर लागू क्यों नहीं हो पाया मैम? तो इसके कई रीजन थे। अगर मुख्य रीजन बोले तो प्रारंभिक तौर पर देखा जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा में जब नागरिक संशोधन अधिनियम पारित कर दिया गया था, तो उसके बाद से ही कोरोना महामारी आ गई और पूरी की पूरी सरकार, पूरा का पूरा ध्यान उस महामारी को रोकने में लगा दिया गया, जिसके कारण से ये लागू होने के लिए पेंडिंग भी था। और दूसरा ये भी था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना पक्ष रखा और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ये बार-बार जवाब मांगा कि अगर ये लागू हो जाता है, तो यह किन-किन लोगों पर क्या-क्या फ़ायदा करेगा, क्या-क्या नुकसान करेगा और कुछ संप्रदायों को इसमें शामिल किया गया है, कुछ संप्रदायों को नहीं शामिल किया गया है। तो इस पूरे डाटा को भारत की सबसे बड़ी न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास मांगा, तो सरकार ने उस डाटा को दाखिल करने में भी देरी लगाई, जिसके कारण यह पूरी अधिसूचना देरी से जारी हो पाई। तो कोविड महामारी और पूरे देश भर में खास करके लोगों का मानना था कि अगर आप नागरिक संशोधन अधिनियम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की सीमा से आए हुए लोगों के लिए नागरिकता देने के लिए लगा रहे हो, तो फिर श्रीलंका की सीमा, तमिलनाई जो क्षेत्र है, तमिल क्षेत्र के जो लोग हैं, उन पर यह संशोधन क्यों नहीं लागू है? या फिर इसमें कुछ संप्रदायों को शामिल किया गया है, कहीं न कहीं धार्मिक रूप से बाँटने की कोशिश की गई है। ये सारे क्वेश्चन मार्क थे, जिस कारण से 2019 यानी 5 साल पहले लोकसभा और राज्यसभा में नागरिक संशोधन अधिनियम पारित हो जाने के बाद भी पूरे देश में इसका लागू ना हो पाना, ये कुछ कारण थे। और यूँ भी कहा जाए कि आम चुनाव थे, आम चुनाव के पहले-पहले नागरिक संशोधन अधिनियम जारी कर देना सरकार की अपने घोषणाओं की प्रतिबद्धता भी शायद दर्शाती होगी, इस कारण से यह लागू हो चुका है। आपको केंद्रीय गृह मंत्री भी दिख रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी दिख रहे हैं। दोनों ने या कहीं पूरी सरकार ने इस नागरिक संशोधन अधिनियम के लिए प्रयास किया और ये आज आपके सामने 12 मार्च दिन मंगलवार 2024 को एक ऑनलाइन पत्र के द्वारा आपके सामने पेश है। धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप समझते जाना, मैं बहुत आराम से व्यवस्थित रूप से आप तक वो जानकारी पहुंचा रही हूँ जो आपको जानना चाहिए।
थोड़ा सा और अगर हम इस संशोधन के बारे में बात करें तो ध्यान से सुनना दोस्तों कि यह आखिरकार संशोधन किस बात पर है। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2029 भारत के 3 पड़ोसी मुस्लिम बाहुल्य देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के उन अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता का रास्ता खोलने के लिए लाया गया है। आप सभी को पता है कि आजादी के बाद से ही कुछ समुदाय के इसमें शामिल जो किया गया है, हिंदू समुदाय किया गया है, बौद्ध किया गया है, जैन किया गया है ना। ऐसे समुदाय के जो अभी भी पाकिस्तान में रहते थे और कुछ धार्मिक उनके साथ अत्याचार हुए, शोषण हुआ और फिर उन्होंने पलायन कर दिया अवैध रूप से। कहां पर? भारत में। लेकिन भारत में एक लंबे समय तक उनको ना तो कोई भारतीय योजनाओं का लाभ मिला और ना ही कोई फायदे मिले। क्यों? क्योंकि उनके पास नागरिकता नहीं थी। तो अगर कोई इन समुदायों के लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में पलायन करके अवैध रूप से प्रवास कर रहे हैं तो सरकार ने इन समुदायों के लोगों को नागरिकता देने के जो रास्ते हैं वो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत खोलने का प्रयास किया है। ये बात आपको समझ जाना चाहिए। हम अभी आगे डिस्कशन करेंगे कि पड़ोसी देशों में श्रीलंका क्यों नहीं शामिल है या फिर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ही क्यों शामिल है, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक की बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब गहराई में और उतरेंगे और जानकारियों को लेंगे कि क्या कैसे इससे संबंधित जानकारियां हो सकती हैं जो आपको याद रखना चाहिए। याद रखना दिसंबर 2014 या फिर यूं कहें 31 दिसंबर 2014 तक किसी ना किसी प्रार्थना का शिकार हुए, किसी ना किसी प्रताड़ना का शिकार होकर भारत में शरण लिए हुए हैं। ऐसे गैर मुस्लिम माइनॉरिटीज यानी कि अल्पसंख्यक जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय शामिल है, उन सबको इसके अंतर्गत नागरिकता दी जाएगी, ऐसा प्रावधान किया गया है। दैट मीन्स 31 दिसंबर 2014 तक ऐसे सभी व्यक्ति, ऐसा बोला जाए 10 साल पहले, ऐसे कोई भी व्यक्ति जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से, चूंकि वह मुस्लिम समुदाय है या फिर मुस्लिम बाहुल्य देश है, अगर वहां पर ये वर्ग यानी कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, मतलब ये जो 6 समुदाय हैं जो उन देशों में अल्पसंख्यक थे, उनके साथ धार्मिक प्रताड़ना हो रही है, शारीरिक मानसिक प्रताड़ना हो रही है, तो उनसे सताए हुए वे व्यक्ति जो अवैध रूप से 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आ चुके हैं, अब उनको 10 साल बाद नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नागरिकता दी जाएगी। ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर 2 निकल रही है दोस्तों। पहली बात ये निकल रही है कि यह जो अधिनियम है वो केवल और केवल पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मुस्लिम बाहुल्य देश के अल्पसंख्यकों के लिए है। दूसरी बात ये निकल रही है कि इसमें केवल 6 समुदायों को शामिल किया गया है। इसमें हिंदू है ना, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को शामिल किया गया है ना। कई विवाद है मुस्लिम से भी संबंधित कि मुस्लिम समुदाय को इसमें क्यों नहीं नागरिकता दी जाएगी, इस पर भी कई प्रश्न चिन्ह हैं। तो याद रखना कि नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 नागरिकता छीनने का अधिनियम नहीं है। अवैध प्रवासी अल्पसंख्यक जो मुस्लिम बाहुल्य देश में रहते थे, प्रताड़ना के शिकार होने के कारण भारत में आए हैं, उन्हें नागरिकता देने वाला अधिनियम है। ऐसा इस पूरी अधिसूचना को पढ़ करके स्पष्ट जानकारी मिलती है। भारत के मुस्लिम या किसी भी धर्म के समुदाय के लोगों की नागरिकता को इससे कोई खतरा नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 नागरिकता छीनने का अधिनियम नहीं है। ऐसे 6 समुदाय जो कि मुस्लिम बाहुल्य देश में धार्मिक प्रताड़ना से ग्रसित है उन और भारत में आकर के रह गए हैं, कब तक? तो 31 दिसंबर 2014 तक रह चुके हैं, उन सबको नागरिकता देने का अधिनियम है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड पे जाते हैं कि इस पे बात कब से की गई है, कब पारित हुआ था और 2024 की क्या बात है। तो अगर हम शुरुआत करते हैं तो सीए सबसे पहले 2016 में लोकसभा में पेश किया गया था। लोकसभा में आसानी थी बहुमत की, तो
लोकसभा में 2016 में ही इसको पास भी सरकार के द्वारा करवा दिया गया था, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आई थी। परेशानी कहाँ पर आई? राज्यसभा में। तो राज्यसभा में जाकर के ये बिल अटक गया, लेकिन संसदीय समिति के पास जब इसे भेजा गया और उसके बाद 2019 के चुनाव जब आ गए तो बीजेपी सरकार के द्वारा ये बीजेपी सरकार दोबारा बनी और दिसंबर 2019 में इसे लोकसभा में फिर से पेश किया गया। कुछ अमेंडमेंट्स भी इसमें डाले गए थे और ये इस बार लोकसभा और राज्यसभा 2019 में दोनों में ही 2019 में पारित भी हो गया था। इसके बाद 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति के द्वारा इसको मंजूरी भी दे गई थी। मतलब कि 2016 से जर्नी शुरू हुई और 2020 तक जो संसद के तीनों आधार स्तंभ है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, 2020 तक की पूरी प्रक्रिया में अच्छे तरीके से मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन लागू करने में समस्या आई। तुम्हें पता है 2020 में क्या हुआ? कोविड महामारी आई और किसको चुने, किसको करे, सरकार कहाँ ध्यान दे, इस पर पूरा ध्यान भटक चुका था, है ना। कोरोना वायरस के कारण इसे लागू करवाने में देरी हो गई, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि यह 2020 तक पूरी तरह से मंजूरी मिल चुकी थी। तो मंजूरी मिलने के बाद 4 साल का विराम और 4 साल के विराम के बाद ये अधिसूचित के द्वारा पूरे देश में लागू किया गया। अब प्रश्न उठता है कि मैडम किस किस को नागरिकता मिलेगी, किस किस की छिनेगी, मेरी नागरिकता मेरे पास रहेगी कि नहीं रहेगी। आज ही मेरे पास एक स्टूडेंट आया और उसने बोला कि मेरे पास राशन कार्ड नहीं है, मैं भारत का नागरिक अब कहलाऊंगा कि नहीं कहलाऊंगा। ये तो एक स्टूडेंट ने मुझे आके बोल दिया। पता नहीं जो शिक्षा प्राप्त नहीं भी कर रहे होंगे, पता नहीं वो कितने सारे पूर्वाग्रहों से ग्रसित होंगे। तो उन तक ये वीडियो दिखा देना ताकि वो रिलैक्स होकर के सो पाए, कोई टेंशन वाली बात ना रखें, ठीक है। जो आप बात करते हैं सीएए लागू होने के बाद किसे नागरिकता देनी है और किसको नहीं देनी है, इसके बारे में चर्चा, इसका पूरा अधिकार केंद्र सरकार रखेगा। भारत के जितने भी पड़ोसी मुस्लिम बाहुल्य देश हैं, मतलब कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म के जुड़े लोगों को नागरिकता इसमें दी जाएगी, लेकिन एक कंडीशन है कि 31 दिसंबर 2024 से पहले तक वे भारत में आकर बस गए हों, उन्हें ही नागरिकता दी जाएगी। और अगर बात करते हैं कि इन जितने भी लोग हैं जो अवैध रूप से वहां पर आए हैं, तो उनको एक अलग से टैग दिया जाएगा कि माना गया अवैध प्रवासी। आप सभी जानते हैं कि जो भारत में अवैध प्रवासी या फिर नागरिकता के साथ नहीं रहेगा तो भारत का नागरिक ही नहीं होगा, तो भारत की योजनाओं का लाभ भी नहीं ले पाएगा। तो क्या हुआ? तो इस सीएए कानून के तहत उन लोगों को जो वहां से आए हैं तीनों मुस्लिम देश से, उसे अवैध प्रवासी माना गया। भारत में वैध यात्रा के बिना घुस गए हों, उन्हें अवैध प्रवासी माना गया, है ना। कि पासपोर्ट वीजा नहीं है, लेकिन चूंकि पड़ोसी देश है तो फेंसिंग को क्रॉस करके मुन्नी बन करके एक देश से दूसरे देश में चले गए हो, तो उनको भी अवैध प्रवासी माना जाएगा। या फिर वैध दस्तावेज तो साथ में थे, मान लीजिए व्यापार करने आए, जरूरी थोड़ी ना कि हर कोई धार्मिक रूप से प्रताड़ित हुआ हो तभी यहाँ पर आके रह गया हो, है ना। हो सकता है कि बांग्लादेश से, पाकिस्तान से यहाँ पर व्यापार करने आए हो, पासपोर्ट वीजा लेकर के आए हो, लेकिन तय अवधि से ज्यादा समय तक अभी भी रुके हैं, उन्हें भी अवैध प्रवासी माना जाएगा। कौन कौन होंगे अवैध प्रवासी, इसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस है वो मैंने आपको बहुत क्लियर बता दिया है। चाहे वैध दस्तावेज के साथ आए हो लेकिन लंबे समय तक के लिए आए हो, अवैध दस्तावेज के साथ आए हो, रुक गए हो, वो दोनों के दोनों ही अवैध प्रवासी माने जाएंगे। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब अगर इसके बाद में बात करें, लेकिन इसमें वो 6 समुदाय शामिल होना चाहिए और उन 6 समुदाय के व्यक्ति जो अवैध प्रवास के कारण यहाँ रुके हैं वे धार्मिक उत्पीड़न वाले व्यक्ति होना चाहिए, जो कि अवैध प्रवास के साथ यहाँ पर उत्पन्न शामिल हुए हैं। इन तीनों देशों को इस नियम के साथ उसे आसान बनाने में सहायता मिलेगी, ये भी याद रखना। इसके पहले नागरिकता कैसे दी जाती थी इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। अगर हम बात करें कि जब सीएए कानून नहीं आया था और अगर कोई प्रवासी हो और भारत का प्रवासी बनना चाहता हो, भारत की नागरिकता हासिल करना चाहता हो, तो इसके अंतर्गत कम से कम 11 साल तक वह भारत में रहे, उसे नागरिकता दे दी जाती थी। लेकिन जब से ये नियम आ गया है तो अब इस नियम में आपकी रहने की अवधि 1 साल से 6 साल तक की अगर होती है तो भी उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन कंडीशंस अप्लाई हैं। उन 3 देशों के नाम याद रखना, 6 समुदाय के नाम याद रखना। लेकिन हाँ, सहूलियत ये है कि प्रताड़ना है 1 ही साल हुआ, 6 साल हुए, उसकी अवधि तक दी जाएगी। भारत के तीनों पड़ोसी देशों में इसमें अगर बात करें कि गैर मुस्लिम जो व्यक्ति हैं जो आए हैं
उनके लिए सहायता दी जाएगी। अब प्रश्न ये उठता है कि मैम सभी कुछ चीजें एकदम क्लियर क्रिस्प तो बता दी आपने, तो समस्या पैदा कहाँ हो रही है? देखो समस्या बहुत सारी पैदा हो रही है। अगर मैं उत्तर पूर्वी राज्यों के बारे में बात करूं, आप सबको पता है 2019 में सबसे बड़ा जो आंदोलन हुआ था वो त्रिपुरा और असम में हुआ था इस कानून के विरोध में। और उनका विरोध करने का कारण भी क्या था? चूंकि देखो उत्तर पूर्वी राज्यों की एक विशेष संस्कृति है, एक विशेष धर्म है, और एक विशेष संस्कृति के कारण वे उत्तर पूर्वी राज्य अपनी संस्कृति को मानते हैं। अब आप मानिए कि कोई अगर प्रवासी या फिर अवैध प्रवासी व्यक्ति को जब उस असम की रहने की या फिर भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं कल्चर जो होगा उसका टकराव होगा, है ना। पर्व, तीज, त्योहार, भाषा, बोलियां और रहन सहन सभी चीजों का टकराव होगा, कहीं ना कहीं विचारों में भी टकराव होगा, कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों में वह अनसिक्योरिटी भी आ जाएगी कि कहीं ऐसे व्यक्ति कहीं हमारे क्षेत्र को ही ना खराब कर दे, आदि आदि। तो इतनी सारी इनसिक्योरिटी के कारण यहाँ पर उत्तर पूर्वी राज्यों ने इसको मानने से मना कर दिया था। कुछ राजनीतिक पार्टियों का यह भी मानना है कि इस पूरे में मुस्लिम समुदाय को शामिल ना करने से कहीं ना कहीं धार्मिक अलगाव पैदा होगा। धार्मिक को आप धर्म आधारित समुदायों को बांट रहे हो, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पर उठा था। और एक आपत्ति विपक्षी दल ने बहुत स्पष्टता यह भी रखी थी और यह भी बोला था कि यह कानून भेदभावपूर्ण है, इसमें मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, जो कि देश की अवधि का 15% है। और कई लोगों ने इस पर विरोध में, आज ममता बनर्जी का भी वक्तव्य आ गया है ना, ओबीसी का साहब का भी वक्तव्य आ गया, तो विपक्षी दल ने इसमें कई शंकाएं रखी हैं। अब देखो देखना ये होगा कि ये जो शंकाएं हैं सरकार इसको समय के साथ कैसे दूर करती है और उसके पास पूरी प्लानिंग किस तरह की है, ये जरूर देखने वाली बात है कि सच में अगर आप अवैध प्रवासियों को संरक्षण देना चाहते हो तो आप उस उद्देश्य को पूरा कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। और इसको थोड़ा और एक्सपांड करके श्रीलंका से आए हुए अवैध तमिलियन को भी यहाँ पर अगर नागरिकता दे दी जाए तो हो सकता है कि वह पूरा जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में भी उन प्रवासी भारतीयों को एक सुरक्षा मिल जाएगी, है ना। और अगर बात करें कि वहां के मुसलमान जो है ना, एक बात सुनना कि इन्होंने बोला है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के जो गैर मुस्लिम है अगर धार्मिक उत्पीड़न है तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। अरे भाई अगर कोई मुस्लिम समुदाय का है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में निवास कर रहा है और मुस्लिम समुदाय का है, अगर उसके साथ उत्पीड़न हो रहा है तो क्या फिर उसका क्या? इस प्रश्न का जवाब नहीं मिला है ना। किसी भी व्यक्ति का उसके धर्म के आधार पर उत्पीड़न करना यह कहीं ना कहीं देश को बांटने का। इस पर भी आगे चल के जैसे जैसे नोटिफिकेशंस जारी हो जाएंगे वैसे वैसे पिक्चर क्लियर होती जाएगी। लेकिन आपत्ति यहाँ पर एक और ये है कि मुसलमानों को भी तो उत्पीड़ित माना जा सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सरकार ने आश्वासन किया है कि समुदायों के आवेदन की समीक्षा केस दर केस के आधार पर की जाएगी। मतलब गवर्नमेंट भी बोल रही है कि पहले इसको लागू कर लेने दो, फिर जैसे जैसे सिचुएशन आती जाएगी हम उस पर काम करते जाएंगे। ठीक है, कौन होंगे अवैध प्रवासी? तो नागरिक कानून जो आया था 1955 में, उसके तहत इस पर अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता नहीं मिल सकती है। लेकिन इस कानून का खंडन हुआ और खंडन के तहत नागरिक संशोधन अधिनियम आया 2024 में और बोला कि गैर मुस्लिम समुदाय जो 3 देश में धार्मिक उत्पीड़न में उनको मिल सकती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रख लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी 65 से ज्यादा याचिकाएं अभी तक लग चुकी हैं और इस पर अभी भी व्याख्याएं चल रही है कि क्या क्या याचिकाओं को कैसे कैसे सुलझाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने भी एक नया वक्तव्य जारी किया है कि जल्द से जल्द सारे डाटा को बेंच को सुपुर्द कर दिया जाए सरकार के द्वारा, और आगे की स्थिति कैसे होगी, इसको हैंडल कैसे कर सकते हो, ये भी यहाँ पर माना गया है। बहुत सारी याचिकाएं अलग अलग संप्रदाय ने लगाई है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे वही मैं बोल रही हूँ कि म्यांमार में सताए गए रोहिंग्या, चीन के तिब्बती के बौद्ध और श्रीलंका के तमिलों को जगह ना देना, सुप्रीम कोर्ट ने पर भी इस पर प्रश्न चिन्ह लगाया था, जिसपे आगे चल के सरकार इस पे उत्तर देगी और हम और आप देखेंगे कि क्या इसका बेहतर उत्तर हो सकता है। इस प्रकार मैं आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी को नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में क्या है, कैसे है,